इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना सन 1856 में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह को अंग्रेजों ने भेंट और नजर देना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल की मुहर पर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव और अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था, जिससे आजादी की चिंगारी ने ज्वाला का रूप ले लिया और 1857 की क्रांति शुरू हुई। अब सुनिए आगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति ने भी 1857 की क्रांति के बीज बोने में मुख्य भूमिका निभाई थी। डलहौजी ने भारतीय राजाओं पर यह पाबंदी लगाई थी कि अगर उन्हें अपना पुत्र ना हो तो वो कंपनी की मंजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपने इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर ये ऐसी रियासतें थीं जहां इस कारण से अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। लेकिन सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 में हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन डलहौजी को झांसी को हड़पना था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निडर और वीर योद्धा थीं। उन्होंने डलहौजी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय नहीं कर रही थी। इससे नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हो गई। 1857 के क्रांति का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे और चारों तरफ असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश में इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खान ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय लिया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी ना थी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक चारों तरफ हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु घूम घूम कर एक एक गांव और एक एक पलटन में स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य क्षेत्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। क्रांति के इस प्रचार में तमाशा, लावणी, कठपुतलियां और नाटकों का सहारा लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए।
1857 के शुरू के दिनों में नाना साहब और अजीमुल्ला खां तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों ने गुप्त मंत्रणा की। इसके बाद नाना साहब अंबाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिठूर पहुंचे। सन 1857 की क्रांति के लिए नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य चिन्ह तय किए, कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में हाथों हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ ये था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम पलटनों में घुमाए जा रहे थे। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास लेकर जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य यह होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गांव के दूसरे लोगों को खिला दे। वो चाहे गेहूं या फिर दूसरे आटे की हो, किसी भी तरह की रोटियां बनवाकर वो अपने पास के गांव तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये होता था कि गांव की जनता राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया, किंतु इस तिथि की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य नेताओं और हर पलटन के 3-3 अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोटक घटना हुई। अरे पंडित जी, जरा अपना लोटा तो दो, पानी पीना है। अरे मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ, अशुद्ध नहीं हो जाएगा? अरे पंडित जी, अब जात पात छोड़ो। आपको मालूम नहीं है कि अब हमें अपने दांतों से गाय और सूअर की चर्बी काटनी होगी। हाँ, क्या बकते हो? सही कह रहा हूं पंडित जी। अब जो नए कारतूस बने हैं उनमें जानबूझकर ये दोनों चीजें मिलाई गई हैं। दरअसल गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस ने उस समय हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर छावनी के 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए। सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पलटन में एक सिपाही था, मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजों के इस कृत्य से बहुत ही भरे हुए थे और क्रोधित थे। 29 मार्च 1857 को पलटन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पलटन आकर खड़ी ही हुई थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़े और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, भाइयों, आप पीछे क्यों खड़े हो? आजादी पुकार रही है। मैं आपको धर्म की सौगंध दिलाता हूं। फौरन अपने धोखेबाज दुश्मन अंग्रेजों पर हमला बोलिए। रुकने का समय नहीं है। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने आदेश दिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए। पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अफसर को। अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूक से गोलियां चली। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी। अंग्रेज लेफ्टिनेंट बॉग मरा नहीं था। उसने मंगल पांडे पर पिस्तौल से गोली चलाई और मंगल पांडे बच गए।
इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉक पर टूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया। उसने मंगल पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूक का कुंडा उसके सर पर दे मारा। कुछ समय सारे सिपाही मंगल पांडे के साथ हो गए और चिल्ला उठे, मंगल पांडे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद बड़ा अंग्रेज अफसर जनरल हियर्स गोरे सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर आ गया। मंगल पांडे कह रहे थे, भाइयों, अंग्रेजों के पापों का घड़ा भर गया है, आप सब विद्रोह का झंडा उठाएं। लेकिन अंग्रेज सेना की टुकड़ी देखकर सिपाही कुछ ना बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि साथी सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेज सैनिकों से घिर गए हैं, तो उन्होंने अपनी बंदूक अपने सीने पर तान ली और वहीं गिर पड़े। लेकिन वो मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।